और डिफरेंट थ्योरम्स भी पढ़ लिए हैं। थ्योरम्स को, उन टेक्निक्स को अप्लाई करने के लिए जो डिफरेंट एप्लीकेशन यूज हो रही हैं वो कुछ आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो है हमारी, ये टॉपिक 1.7 है। इसमें दो एप्लीकेशन है। एक एप्लीकेशन है टीवी पिक्चर ट्यूब की और दूसरी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी बिल कैलकुलेशन की। तो टीवी पिक्चर ट्यूब में एक्चुअली अगर हम देखें तो ये टीवी पिक्चर ट्यूब है। टीवी पिक्चर ट्यूब किसको कहते हैं? जो टीवी के अंदर एक कैथोड रे ट्यूब होती है उसको बेसिकली टीवी पिक्चर ट्यूब कहते हैं। तो कैथोड रे ट्यूब में क्या होता है, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन गन होती है। इलेक्ट्रॉन गन का पर्पज ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को इंजेक्ट करती है, फिर वो इलेक्ट्रॉन्स एक स्ट्रेट पाथ से फ्लो करते हैं। उसका पाथ जो है वो कंट्रोल किया जाता है डिफ्लेक्शन प्लेट से, जो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती हैं। और उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो स्क्रीन पे जाके इंसिडेंट होती है, जो कि फ्लोरिसेंट स्क्रीन होती है। और वो स्क्रीन पे जहाँ पे भी उसका जाके इंसिडेंट होगी वहां पे जो आपको ग्लो नजर आएगा और वहां पे पिक्चर फॉर्म हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले एक हीटेड फिलामेंट है जो कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि इलेक्ट्रॉन जनरेट करती है। उसके बाद एक कैथोड है। कैथोड का पर्पज ये होता है कि इलेक्ट्रॉन को डाइवर्ट करना ताकि वो उसकी पोजीशन जो है वो कंट्रोल रहे। उसके बाद एनोड है। एनोड का पर्पज जैसे कि आपको पता है कि पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो उसको अट्रैक्शन होगी और वो यहाँ पे एक स्पीड के साथ एक पाथ से गुजरेगा। फिर ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं, इसमें नेगेटिव है और पॉजिटिव चार्ज है। चार्जेस का पर्पज ये है कि आप अगेन इलेक्ट्रॉन्स को राइट लेफ्ट मूव कर सकते हैं। और ये अप डाउन प्लेट्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अप डाउन मूव करती हैं। इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट पाथ में जाके फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर जो है ये उसके ऊपर जाके इंजेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह जो है ये इलेक्ट्रॉनिक बीम जो है ये फॉर्म होती है और टीवी पिक्चर ट्यूब जो है वो काम करती है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स इन्वॉल्व है इसके अंदर। ठीक है, जो इसको अगर हम कैलकुलेट करें करंट को और पावर को, एग्जांपल 1.8, the electron beam in a TV picture tube carries 10 raised to power 15 electrons per second. As a design engineer, determine the voltage V naught needed to accelerate the electron beam to achieve 4 watt. तो यहाँ पे V naught अप्लाई करनी हमने इतनी के यहाँ पे आपको 4 वाट की पावर अचीव हो। इलेक्ट्रॉन चार्ज आपको पता है -1.6 × -19 कूलम होता है। अगर n इलेक्ट्रॉन total charge Q is equal to Ne or total number of electrons in 10 raised to power 15 है, so you will get I which is dq over dt। Q की वैल्यू आप पुट कर दें En, तो -1.6 × -19 कूलम is E electron charge and 10 raised to power 15 which is the number of electrons। तो टोटल करंट कितना हो गया? -1.6 × 10⁻⁴ amperes। और ज़ाहिर है कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द करंट फ्लोज इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉन फ्लो, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो अगर इस डायरेक्शन में है तो करंट जो है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। नेगेटिव साइन सिर्फ जो है वो डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो पावर कितनी हो जाएगी? आपको पता है P = VI। V नॉट हमने निकालना है, पावर गिवन है 4 वाट, तो 4 ओवर करंट विच इज 1.6 × 10⁻⁴, सो वी गेट 25 किलो वोल्ट विच इज द रिक्वायर्ड वोल्टेज। जी, किसी का भी क्वेश्चन इस एग्जांपल से रिलेटेड हो तो पूछ लें। जी, किसी का क्वेश्चन है इस एग्जांपल से रिलेटेड? एनी क्वेश्चंस? नो सर। नो सर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कैलकुलेशंस। ठीक है, जी, तो electricity bills, the second application deals with how an electric utility company charges their customers. The cost of electricity depends upon the amount of energy consumed in kilowatt hours. ठीक है, other factors that affect the cost include demand and power factors. We will ignore these for now। यानी आप समझ लेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेशन में जो पावर फैक्टर और डिमांड कितनी वो डिपेंड करती है, लेकिन इस वक्त हम उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। हम जस्ट किलोवाट आवर्स को इंक्लूड कर रहे हैं जो कि जनरल मेथड है किसी भी बिल की कैलकुलेशन का। However, even if a consumer uses no energy at all, there is a minimum service charges। आपको पता है बिल के ऊपर अगर आप देखें तो उसमें एक मिनिमम चार्जेस लिखे होते हैं जो कि मीटर रेंट के नाम से होते हैं। ठीक है, तो इस एग्जांपल में हम कैलकुलेशन करते हैं। अ होम ओनर कंज्यूम 700 किलोवाट आवर इन जनवरी। ठीक है, ये उसने टोटल यूनिट्स कंज्यूम किए हैं।
डिटरमिन द इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द मंथ यूजिंग द फॉलोइंग रेजिडेंशियल रेट शेड्यूल। जी, यहाँ पे कुछ अगर इस टेबल को आप देखें, टिपिकल एवरेज मंथली कंजम्पशन ऑफ हाउस होल्ड अप्लायंसेस, यानी ये किसी एक घर का लोड है। फॉर एग्जांपल एक फैमिली है जिसका लोड यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है। इसमें अप्लायंसेज एंड डिफरेंट, वाटर हीटर 500 किलोवाट आवर कंज्यूम करती है, फ्रीजर 100 किलोवाट आवर, लाइट के लिए बल्ब्स वगैरह जो 100 किलोवाट आवर, डिश वॉशर, इलेक्ट्रिक आयरन, टीवी, टोस्टर, वॉशिंग मशीन, स्टोव, ड्रायर, माइक्रो ओवन, कंप्यूटर, रेडियो, क्लॉक। ठीक है, ये लोड्स हैं। आप अपने घर का भी लोड कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके घर में जो जो अप्लायंसेज यूज हो रही हैं उसके ऊपर अगर आप देखें तो उसमें उसकी पावर रेटिंग वगैरह गिवन होगी, तो आप एक जो है वो उसकी कैलकुलेशन लोड की अपने घर की भी कर सकते हैं कि आपके घर को कितना किलोवाट आवर लोड रिक्वायर्ड है, कितना लोड। अब कहते हैं जी कि अगर 700 किलोवाट आवर जनरल में यूज किया है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करना है। इन्होंने कहा जी बेसिक मंथली चार्ज $12 जो कि फिक्स्ड है, फर्स्ट 100 किलोवाट आवर के लिए 16 सेंट्स है, फिर नेक्स्ट 200 किलोवाट आवर के लिए 10 सेंट्स है, और फिर 300 किलोवाट आवर से ज्यादा जो यूनिट्स होंगे उसके लिए 6 सेंट्स है। अब ये जो यूनिट्स गिवन है ये बेसिकली एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रही है। जब कोई कंपनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है तो वो अपने कंज्यूमर्स को एक स्पेसिफिक यूनिट से ज्यादा अगर वो यूज करते हैं, उससे पावर फैक्टर इंप्रूव होती है, तो वो उसको डिस्काउंट देते हैं। पाकिस्तान में ये क्यों नहीं है? इसलिए पाकिस्तान में आपका अगर यूनिट ज्यादा हो रहे हैं तो प्राइस भी इंक्रीज हो रही है, रिड्यूस नहीं हो रही। इसकी वजह ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की एक्स्ट्रा अमाउंट अवेलेबल नहीं है, तो ये इसलिए यहाँ पे लोड बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट्स कम हो रहे हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है और उसको उन्होंने कंज्यूम करना है। वी कैलकुलेट द बिल एज फॉलोज। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक $12, ये तो फिक्स्ड है, आएंगे। फर्स्ट 100 किलोवाट आवर के रेट्स हैं 0.16, तो 0.16 इंटू 100 गिव्स यू $16। उसके बाद नेक्स्ट 200 है, 200 इंटू 0.1 गिव्स यू $20, रिमेनिंग 400 किलोवाट। ठीक है, 2 + 1 300, और बाकी आपके 700 में से आप 300 निकाल दें तो 400 किलोवाट आवर बाकी रह गए। उसको 0.06 सेंट से मल्टीप्लाई किया तो आपको ये डॉलर्स मिल गए। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जो आपने यूज किया वो $72 इसका बिल था। एवरेज कहते हैं जी कि पर यूनिट एवरेज कॉस्ट अगर निकालनी तो 72 डिवाइडेड बाय 700 विल गिव यू 10.2 सेंट्स पर किलोवाट आवर। तो ये बेसिक कैलकुलेशन है किसी भी बिल की कैलकुलेशन की। तो आप लोगों की भी जो असाइनमेंट होगी आज की वो ये होगी कि आपने एक टेबल बनाना होगा, अपने घर का जो आपके पास अप्लायंसेज है उनका लोड लिखना है आपने, और इसी तरह आपने फिर अपना बिल लेना है, उसके ऊपर से यूनिट्स का जो रेट है वो लेना है, और अपना बिल जो है वो कैलकुलेट करके वेरीफाई करना है। ठीक है, कर लेंगे ना वेरीफाई अपना बिल? ठीक है ना? कोई जी सर, जी घर सर। का बिल चेक करे ना कि बिल ठीक भी आया कि नहीं आया। ठीक है, इसको वेरीफाई करना ही आपकी असाइनमेंट होगी आज की। सही है, ताकि वो घर वाले भी जरा देखे ना कि वाकई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। क्या ख्याल है? अच्छा, इसके बाद जो टॉपिक है 1.8, इट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी प्रॉब्लम हमने सॉल्व करना है सर्किट से रिलेटेड, उसके कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले डिफाइन करते हैं प्रॉब्लम को। ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं, जस्ट उसको स्टेप्स की फॉर्म में देख लें। प्रेजेंट एवरीथिंग यू नो अबाउट द प्रॉब्लम, जितने भी यूनिट्स डाटा आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो आप प्रेजेंट करेंगे। एस्टेब्लिश एन सेट ऑफ अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, जो पॉसिबल सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल एक सर्किट है, आप उसमें देखते हैं कि आप केसीएल लगा सकते हैं, केवीएल लगा सकते हैं, मैश एनालिसिस लगा सकते हैं, लूप एनालिसिस या नोडल एनालिसिस। ठीक है, अटेम्प्ट अ प्रॉब्लम सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशन की तरफ जाएं। इवैल्यूएट द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को फाइंड करें। अगर वो सॉल्व हो गया तो उसको चेक करें कि वो आपका सॉल्यूशन ठीक है कि नहीं है। ठीक है, ये कुछ स्टेप होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये इसकी डिटेल्स गिवन है, ये एक दफा इसको जस्ट रीड थ्रू कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल ये एक प्रॉब्लम आपको गिवन है, सॉल्व द करंट फ्लोइंग थ्रू द 8 ओम रेजिस्टर। सबसे पहले आपने क्या करना है? डिफाइन करना है प्रॉब्लम को। आपके पास 2 वोल्टेज सोर्सेज हैं, 3 रेजिस्टर्स हैं। प्रेजेंट एवरीथिंग यू नो, ये आपने फाइंड करना है, तो आपने करंट की डायरेक्शन ये शो कर दी। ठीक है, इसके बाद आपने सॉल्यूशन देखना है कौन सा पॉसिबल है। 2 लूप्स हैं, केवीएल अप्लाई किया आपने, केवीएल की इक्वेशन से आपने इसका करंट निकाल लिया तो आपके पास करंट आ गया इसका। ठीक है, बाद में आपने चेक करना है कि करंट आपने जो कैलकुलेट किया सही है कि नहीं है, तो आप उसको अगेन चेक भी कर सकते हैं, जिससे आपका सॉल्यूशन जो है वो कंफर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ 1.7 में प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड था। अब हम आगे आ जाते हैं। इसी तरह कुछ एप्लीकेशन है चैप्टर नंबर 2 के एंड पे। लास्ट टाइम हमने इसको नहीं किया था,
वो इसी वजह से कि हम इसको साथ करते हैं जी। ऊपर एप्लीकेशन, ठीक है, ये नहीं की थी ना लास्ट टाइम हमने, ऐसे ही है ना जी। सबसे पहले जी सर, नहीं किया था। एप्लीकेशन सिस्टम्स की जी, नहीं किया था इसको लास्ट टाइम। तो लाइटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट बल्ब्स एंड लाइट्स हैं, इनको आपने कनेक्ट करना है। अब लाइट्स को कनेक्ट करने के लिए दो पॉसिबल मेथड्स हैं। एक ये मेथड है जिसमें आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं सारे बल्ब्स, ये पैरेलल में है ना, पैरेलल में सीरीज में है ये बल्ब्स, सर ये पहले वाले पैरेलल में है, दो पैरेलल नोड में, शेयर और कर रहे हैं। ये सीरीज में, ठीक है। तो ये पैरेलल में और ये सीरीज में है। अब अगर पैरेलल में होंगे आप वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो तमाम के तमाम बल्ब्स ऑन हो जाएंगे। सीरीज में वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो इशू ये आएगा, अगर लेट से एक भी बल्ब फॉल्टी आ गया तो आपका सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से कोई और बल्ब आगे नहीं चल पाएगा, ठीक है। इसलिए कौन सा कनेक्शन ज्यादा सुटेबल है इसके लिए, पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। पैरेलल। एग्जांपल 3 लाइट बल्ब आर कनेक्टेड टू अ 9 वोल्ट बैटरी सोर्स, ये 9 वोल्ट बैटरी सोर्स है और 3 बल्ब यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, बैटरी ने कितना करंट टोटल सप्लाई किया है, तो ये देखें आपके पास यहाँ पे ये 9 वोल्ट बैटरी कितना करंट सप्लाई कर रही है, आई डिवाइड हो रहा है आगे I1 में और I2 में, ठीक है। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब, ठीक है। पावर गिवन है, आई अगर निकल आएगा तो P इज इक्वल टू वी आई और R P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, आर आप आराम से निकाल सकते हैं P ओवर आई स्क्वायर से या V स्क्वायर से, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन हो रही है यहाँ पे पावर टोटल, ठीक है। टोटल करंट सप्लाई हो रहा है 5 एम्पेयर, दिस इज द टोटल करंट विच इज 5 एम्पेयर। और उसके बाद जो है वो तमाम ब्रांचेस के करंट I1 और I2 फाइंड किए हुए हैं यहाँ पे, I1 और I2, ठीक है, स्केल से। और उसके बाद P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर से जो है वो हर रेजिस्टर की रेजिस्टेंस निकाल ली बल्ब की, ठीक है। एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है डिजाइन ऑफ डीसी मीटर्स। डीसी मीटर क्या होते हैं, डीसी मीटर आप लोग लैब में यूज करते हैं मीटर्स टू डिटरमिन करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, ठीक है। ये मीटर्स हैं जो डीसी सर्किट में यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सबसे पहले बात करें एक पोटेंशियोमीटर की, पोटेंशियोमीटर उस डिवाइस को कहते हैं जो कि वोल्टेज को डिवाइड करती है, ठीक है। ये एक वोल्टेज है वी इन, इसके आगे एक रेजिस्टर लगा हुआ है। अब ये रेजिस्टर वेरिएबल रेजिस्टर है, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टर। तो वेरिएबल रेजिस्टर का क्या मतलब होता है, वेरिएबल रेजिस्टर का मतलब ये होता है कि इसकी रेजिस्टेंस आप चेंज कर सकते हैं। इस एंड को आप ऊपर लेके जाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, नीचे लेके आएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगी, ठीक है। अब इसको इस एंड को अगर मैं नीचे की तरफ लेके आऊंगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, ये वाली, वो वाली बढ़ जाएगी। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, ये वाली कम हो जाएगी। तो ये आप समझ लें कि ऐसा सर्किट है जिसमें ये इस तरह दो रेजिस्टेंस है, ठीक है। जब दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में है तो कौन सा रूल हम यूज करते हैं वोल्टेज फाइंड करने के लिए, अगर आपको याद हो, हम वोल्टेज डिवाइडर यूज करते हैं, ठीक है, वोल्टेज डिवीजन। तो वोल्टेज वी आउट, दिस वी आउट इज इक्वल टू वीबीसी, वीबीसी या आप क्या लें कि ये वाली वोल्टेज, इट इज इक्वल टू वी इन टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय आरबीसी, आरबीसी रेजिस्टेंस इन दो टर्मिनल्स के दरमियान है, डिवाइडेड बाय आर ए सी, ए सी रेजिस्टेंस जो है ये इन दो टर्मिनल्स के दरमियान है। तो वी आउट इज इक्वल टू वी इन इनटू आर बी सी ओवर आर ए सी, ये सिंपल वोल्टेज डिवाइडर यहाँ पे लगा हुआ है। अब जो मीटर्स होते हैं, एम मीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, अगर आपने एनालॉग मीटर देखा हो उसके ऊपर एक सुई होती है जो कि मूव करती है, इसको हम डी आर सोनवल मीटर कहते हैं, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट था जिसने डेवलप किया था, उसके नाम पे डी आर सोनवल मीटर। इसमें एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ पोल, इसके दरमियान में रोटेटिंग कॉइल है, नीडल कनेक्टेड है। जो ही करंट आएगा, जब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में हो तो एक फोर्स प्रोड्यूस होती है, उस फोर्स को क्या कहते हैं जी, याद है किसी को, फैराडे लॉ पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स प्रोड्यूस होगी और ये फोर्स इस नीडल को मूव करेगी स्केल पे, जितना करंट ज्यादा होगा उतना ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस होगी। तो इस तरह ये मीटर मेजर कर लेता है वोल्टेज को, करंट को और रेजिस्टेंस को। तो वोल्ट मीटर जब भी हम कनेक्ट करते हैं सर्किट में तो वो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं एलिमेंट के साथ जिसकी आपने वोल्टेज निकालनी है, और एमीटर किस साथ कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि करंट सेम होता है और वोल्टेज पैरेलल में सेम होती है, तो इसलिए वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है और एम मीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक हो गया। तो ये बेसिक सर्किट है वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर में क्या होता है कि आपके पास ये प्रोब है, प्रोब वो टर्मिनल है जिसको आप कनेक्ट करके वोल्टेज किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे
फाइंड करते हैं। आर एन मल्टीप्लायर रेजिस्टर है, इसका पर्पज ये होता है कि यहाँ पे अगर करंट आएगा तो अगर यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड होगी, ये वोल्टेज ज्यादा यहाँ डिवाइड हो जाएगी जिसकी वजह से ये हीटअप हो सकता है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस लगाया जाता है जो कि सीरीज में वोल्टेज को ड्रॉप करता है और आपकी जो मीटर की रेजिस्टेंस है आर एम वो जलती नहीं है, सेव रहती है। ठीक है, ये पॉइंट है। अब रेजिस्टेंसेज ये आर एन मल्टीप्लायर की वैल्यू डिफरेंट रखते हैं तो उससे आप डिफरेंट मैक्सिमम वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि मीटर के ऊपर ना एक नॉब लगा होता है, वो उस नॉब को आप हिलाते हैं, कहीं पे 10 वोल्ट तक मेजर कर सकते हैं, कहीं पे 1 वोल्ट तक मेजर कर सकते हैं, आप उसकी रेंज सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो रेंज बेसिकली इंटरनली इन रेजिस्टेंसेस को शिफ्ट कर रहा होता है। एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है तो आप 1 वोल्ट तक मेजर कर सकते हैं और ज्यादा है तो आप 100 वोल्ट तक भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वोल्ट मीटर का स्पेक्ट्रम है। एमीटर में क्या होता है, एमीटर में आप क्योंकि सीरीज में कनेक्ट करते हैं मीटर को, इसलिए जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में लगाई जाती है मीटर के, ताकि करंट जो है वो डिवाइड हो। लेट्स से ये करंट आ रहा है, अगर ये सारे का सारा करंट इस मीटर की रेजिस्टेंस से गुजर जाएगा तो इसके जलने का खतरा है, इसलिए पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस लगाई जाती है ताकि ये डिवाइड हो जाए करंट। इस रेजिस्टेंस की वैल्यूज भी हम डिफरेंट यूज कर सकते हैं। जब डिफरेंट रेजिस्टेंस की वैल्यूज यूज करते हैं तो फायदा ये होता है कि आप 10 मिली एम्पेयर, 100 मिली एम्पेयर, 1 एम्पेयर डिफरेंट रेंज तक के करंट्स को जो है वो आप मेजर कर सकते हैं। और करंट्स जो डिवाइड हो रहे हैं इसके लिए करंट डिवाइडर रूल यूज होता है, करंट डिवीजन प्रिंसिपल। फॉर एग्जांपल आई एम इज इक्वल टू, अगर हम इस सर्किट में देखें, आर एन अदर रेजिस्टर डिवाइडेड बाय आर एन प्लस आर एम इंटू टोटल करंट आई एफ एस। आई एफ एस मीन्स फुल स्केल करंट, फुल करंट जो यहाँ से एंटर हो रहा है। तो यहाँ से हम आर एन की वैल्यू निकाल लेते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि किसी पर्टिकुलर करंट को मेजर करने के लिए हमें कितनी रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड होगी। इसी तरह जब हमने रेजिस्टेंस मेजर करनी है तो रेजिस्टेंस मेजर करने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि आप वोल्टेज भी मेजर कर लें और करंट भी मेजर कर लें। ओम मीटर में ये काम होता है कि वोल्टेज भी मेजर होती है, करंट भी मेजर होता है, और आर एक्स इक्वल टू बी और आई से हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है रेजिस्टेंस फाइंड करने का, वो ये है कि आपके पास एक अगेन वही डी ऑर्सनोवल मीटर है, उसके अंदर एक वेरिएबल रेजिस्टर लगा हुआ और ये आर एक्स वो रेजिस्टेंस है जिसकी रेजिस्टेंस आपने फाइंड करनी है। अब चूंकि रेजिस्टेंस को आपने पावर देनी है तो इसके लिए एक बैटरी भी चाहिए होती है, तो ओम मीटर हमेशा जो है वो बैटरी भी अवेलेबल होती है। तो ये जो वोल्टेज ई है, अगर हम केवीएल अप्लाई करें, इट इज इक्वल टू आर एम प्लस आर एक्स टोटल वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो आर एक्स रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, ई ओवर आई एम माइनस आर प्लस आर एम। तो इस आर एक्स की इक्वेशन से हम ये अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, जब ये शॉर्ट होगी यहाँ से तो क्या होगा, ई इज इक्वल टू आर प्लस आर एम इंटू आई एफ एस, ये आर एक्स जीरो हो जाएगा। और जब ये ओपन होगा तो यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज आपको नजर आएगी। ठीक है, तो इसलिए जो है वो अननोन रेजिस्टेंस यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉलोइंग द वोल्टमीटर सेटअप, डिजाइन अ वोल्टमीटर फॉर द फॉलोइंग मल्टीपल रेंजेस। हाँ जी, डिफरेंट रेंजेस है, 1 वोल्ट तक, 5 वोल्ट तक, 50 वोल्ट तक और 100 वोल्ट तक। इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है 2 किलो ओम और फुल स्केल मेजरमेंट है 100 माइक्रो एम्पेयर। ठीक है, तो वो जो इक्वेशन हमने यूज किया, इक्वेशन 2.60 जो भी हमने यहाँ पे देखी थी, ये वाली ये हम यूज कर रहे हैं वोल्टमीटर डिजाइन के लिए। तो ये डिफरेंट रेजिस्टेंसेज हैं, R1, R2, R3, R4। इसमें Rn की वैल्यू चेंज होती जाएगी, यानी आप 1 वोल्ट तक मेजर कर रहे हैं, 5 वोल्ट तक मेजर कर रहे हैं, 50 वोल्ट तक मेजर कर रहे हैं या 100 वोल्ट तक मेजर कर रहे हैं। अब जितनी वोल्टेज ज्यादा होगी ज्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी। तो आप देखें 8 से लेकर 998 किलो ओम तक की रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रही है। ये बेसिकली मीटर की डिजाइन से वाले से ये कुछ चीजें दी जी। इस एग्जांपल में किसी का कोई क्वेश्चन है, एग्जांपल 2.17 में एनी क्वेश्चन? चले अटेंडेंस करते हैं, अजान भी हो रही है, फिर उसके बाद हम क्लास एंड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल सम होगी पैरेलल रेजिस्टेंस की, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू। और जैसे कि आपको पता है कि जी जो है कंडक्टेंस वो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। ठीक है, जी इज इक्वल टू 1 ओवर आर। तो हम जी इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, G1 प्लस G2 प्लस G3 से Gn तक। ठीक है, ये देखें 1 ओवर आर इक्विवेलेंट था ना, उसको हम रिप्लेस कर दिए जी इक्विवेलेंट से और ये सारे रेसिप्रोकल्स आ गए। सो द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल इज द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल कंडक्टेंसेस, जिस सीरीज में था। तो आप जी से फाइंड करेंगे तो आप डायरेक्टली उनको ऐड कर लें, जबकि आप आर के थ्रू फाइंड करना चाह रहे हैं तो उनके रेसिप्रोकल्स को ऐड कर लें। ठीक है, बात समझ आ गई ना, मुश्किल तो नहीं है। तो जो तमाम रेजिस्टेंसेस थे ये पैरेलल वाले, ये इस सर्किट के अंदर
इनको हमने इकट्ठा कर दिया पैरेलल में, तो एक रह गया जिसकी वैल्यू कितनी है, आर इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो उस सर्किट को इस सर्किट हमने रिप्लेस कर दिया, ये इक्विवेलेंट सर्किट है, वो सर्किट ऑलरेडी हमने ऊपर देखा है। और सीरीज में अगर आपने देखा है तो सीरीज में क्या था, सीरीज में आर इक्विवेलेंट वाज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन, तो जी की फॉर्म में क्या होगा, उनके रेसिप्रोकल आ जाएंगे, ठीक है। और टोटल करंट हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट पैरेलल में क्या होता है, R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। अब अगर हम इस इक्वेशन को, ये जो हमारे पास वोल्टेज की इक्वेशन है 2.33 और 2.42 में अगर पुट करें, 2.33 कौन सी इक्वेशन है आप यहाँ पे जरा देखने दो, ये इक्वेशन 2.33 है, ठीक है। इसके अंदर हम वैल्यू डाल दें v की, जो भी हमने निकाले ना v, I1 इज इक्वल टू 2.33, इक्वेशन क्या थी, I1 इज इक्वल टू v ओवर r इक्विवेलेंट, ठीक है, v ओवर r1 सॉरी, और I2 था v ओवर r2। अब आप यहाँ से v की वैल्यू उठा के यहाँ पे डालें, क्या होगा, I1 इज इक्वल टू v ओवर r1 जो है ये इस R1 से कट जाएगा, ठीक है, तो अभी क्या बच जाएगा, आई R2 ओवर R1 प्लस R2। इसी तरह अगर आप इसी इक्वेशन में ये वैल्यू डाल दें तो I2 इज इक्वल टू R1 आई ओवर R1 प्लस R2। जिस तरह हमने वोल्टेज डिवीजन में देखा था ना कि V1 वाज V ओवर R1 प्लस R2 इंटू R1 और V2 था V ओवर R1 प्लस R2 इंटू R2। अब यहाँ पे फर्क क्या है, जब हम करंट्स फाइंड कर रहे हैं तो करंट्स में यहाँ पे रेजिस्टेंस वो वाली नहीं आ रही जिसका करंट आप फाइंड कर रहे हैं, बल्कि दूसरी रेजिस्टेंस आ रही है। पर समझ आ रहा है ना, वोल्टेज डिवाइडर में हमारे पास वोल्टेज ऊपर टोटल थी और रेजिस्टेंस वो रही थी जिसकी वोल्टेज आप फाइंड करना चाह रहे हैं। इसको कहते हैं करंट डिवाइडर, करंट डिवीजन। पैरेलल में क्या होता है, करंट डिवाइड होता है, ठीक है, पैरेलल में क्या डिवाइड होता है, करंट डिवाइड होता है। और सीरीज में क्या, तो इस वक्त हम बात करें पैरेलल में करंट डिवीजन की, तो I1 कोई भी करंट आपने फाइंड करना है किसी रेजिस्टेंस का, तो इज इक्वल टू आई ओवर R1 प्लस R2 इंटू R2 जो अदर रेजिस्टेंस होगी। क्लियर होगी बात, तो कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ करंट डिवीजन। तो आपके पास अगर रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं, आपको कोई एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करंट डिवाइडर फॉर्मूला यूज करें और करंट जो अननोन है उसको फाइंड कर लें, राइट। और इसी तरह अगर आपने वोल्टेजेस फाइंड करनी है, लेकिन वोल्टेजेस फाइंड करने के लिए वोल्टेज डिवाइडर कब लगेगा, जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होंगे क्या सीरीज में, करंट डिवाइडर हम यूज करेंगे जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल होंगी सर। ये इन दोनों में फर्क है, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हम करते हैं शॉर्ट सर्किट की और ओपन सर्किट की। शॉर्ट सर्किट का क्या मतलब है कि ये कनेक्शन हुआ है, कनेक्शन का मतलब है कि रेजिस्टेंस कितनी है, 0 है। अब अगर आप देखें करंट यहाँ से एंटर हो रहा है और यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ठीक हो गया, लेकिन इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 है, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है। तो जहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होगी वहां से सारा करंट फ्लो करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे R2 0 पुट करें ना, R2 की वैल्यू 0 पुट करें, जब R2 आप 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो I1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि R1 में से कोई करंट नहीं गुजरेगा, सारे का सारा करंट शॉर्ट सर्किट में से गुजर जाएगा। प्रिंसिपल ये है कि जब भी आपके पास शॉर्ट सर्किट पाथ है तो सारे का सारा करंट उस शॉर्ट सर्किट पाथ में से फ्लो कर देता है, ठीक हो गया। इसी तरह अगर आपके पास एक ओपन सर्किट है, ये देखें, एक पाथ ये है R1 का और एक पाथ दूसरा ये है R2 विच इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है ओपन सर्किट। जब ओपन सर्किट है तो क्या यहाँ से करंट फ्लो कर सकता है, कनेक्शन है ही नहीं, तो करंट यहाँ से 0 पास होगा, कोई करंट नहीं पास होगा और सारे का सारा करंट इस रेजिस्टेंस में से पास हो जाएगा। तो प्रिंसिपल क्या है, थंब रूल क्या है कि सर्किट में पाथ में शॉर्ट सर्किट होगा तो सारा करंट वहां से फ्लो करेगा, उसकी पैरेलल में किसी और ब्रांच से करंट पास नहीं होगा। और अगर आपके पास ओपन सर्किट है तो उस ओपन सर्किट में से कोई करंट पास नहीं होता। क्लियर है। तो करंट डिवाइडर रूल आप जिस तरह यहाँ पे यूज कर रहे हैं रेजिस्टेंसेस के लिए, इसी तरह आप यूज कर सकते हैं फॉर कंडक्टेंसेस, अगर आप उन पे रेसिप्रोकल ले लें, ठीक हो गया। कंडक्टेंस के साथ भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल करते हैं, फाइंड आर इक्विवेलेंट फॉर द सर्किट। हाँ जी, ये आपके सामने सर्किट है, इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। अब इसमें आपके पास 1 2 3 4 5 6 और 7 रेजिस्टेंसेज हैं, ठीक है। इन 7 रेजिस्टेंसेज की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस पॉइंट पे फाइंड करनी है, लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि इन तमाम रेजिस्टर्स का आपने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बना के
जस्ट एक रेजिस्टेंस निकालनी है जिसकी वैल्यू क्या होगी, आर इक्विवेलेंट। जी सबसे पहले मुझे बताएं कि आपको इस सर्किट के अंदर ये जो 6 और 3 ओम है, ये सीरीज में है पैरेलल में है? में शाबाश, इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 6 ओम 3 ओम। इसको इस तरह डबल लाइन से हम लिखते हैं, 6 इंटू 3 ओवर 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 ओम। तो हम इस कर सकते हैं किससे, 2 ओम की एक रेजिस्टेंस है। ठीक हो गया। अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हमने इन दोनों को किस रिप्लेस कर दिया, इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम थी। अच्छा अब ये 1 ओम और 5 ओम ये दोनों पैरेलल में सीरीज में है, 1 is 6 ओम्स। ठीक है, इन दोनों की जगह हमने एक रेजिस्टेंस बना दिया जो कि 6 ओम है। अब ये दोनों किस में है, सीरीज में। सीरीज ठीक में है, सर। तो 2 + 2 इज इक्वल टू 4 ओम्स। तो इन दोनों को हम रिप्लेस कर देंगे, 4 ओम्स की एक रेजिस्टेंस है। अच्छा ये जो 4 है और ये 6 है, ये दोनों किस में आ गए, अब पैरेलल 6 is 24 over 10 which is 2.4। इन दोनों की जगह हमने एक रेजिस्टेंस लगा दी 2.4 की। अब ये तीनों रेजिस्टेंसेस किस में आ गई हैं, तो आपको आर इक्वल मिल जाएगी। ठीक है, तो इस सर्किट की इक्वल रेजिस्टेंस कितनी है, 14.4 ओम। क्लियर होगी बात। यस सर। सर्किट को आप एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं which is 14.4 ओम। और एग्जांपल 2.10 कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। हाँ जी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है इस पॉइंट पे। सबसे पहले ये देखें कि इसकी नोड्स कौन कौन सी है। नोड्स इसकी ये है, एक ही कॉमन पॉइंट है सी, एक ही कॉमन पॉइंट है डी, एक ही कॉमन पॉइंट है बी, और ये इन दोनों में कोई फर्क है, ये नोड पैरेलल। और ये नोड भी दोनों का कॉमन है। इसका मतलब है कि पेयर ऑफ नोड कॉमन है ना, तो इसलिए ये सीरीज में नहीं है बल्कि पैरेलल में है। ठीक है, पैरेलल। इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आता है, 2 ओम्स। तो इन दोनों में से कोई एक रख दें बस, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 ओम। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक रख दें, उसकी वैल्यू 2 ओम है। इसी तरह अगर आप देखें तो यहाँ पे ये 12 ओम और ये 4 ओम, ये दोनों पैरेलल में सीरीज में है, कॉमन है इन दोनों का। और नीचे वाला ये नोड भी इन दोनों का कॉमन है, इसका मतलब है कि ये दोनों पैरेलल में है। तो 12 पैरेलल 4 गिव्स यू 3 ओम। तो इन दोनों की जगह हमने 3 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा दिया। अब आप देखें 6 और 3 दोनों पैरेलल में है, इक्विवेलेंट आएगा वो फिर 1 के साथ क्या हो जाएगा, सीरीज में ऐड हो जाएगा। जाएगा सर। ठीक हो गया। फिर इसके बाद जो रेजिस्टेंस आएगी वो इसके साथ क्या हो जाएगी, पैरेलल में हो जाएगी। ठीक हो गया। फिर जो आखिरी रेजिस्टेंस आएगी उसके साथ क्या हो जाएगी, सीरीज में हो जाएगी। सीरीज हो जाएगी। ठीक है, ये देखें, ये इन दोनों को हमने किया तो 3 ओम आ गया, ये साथ ऐड हो गया सीरीज में। ये दोनों पैरेलल में थे, इन दोनों को ऐड किया तो फाइनली 10 के साथ ये सीरीज में आ गया और आपकी रेजिस्टेंस होगी 11.2 ओम। एग्जांपल 2.11 फाइंड द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फॉर द सर्किट 2.40a। इस सर्किट की कंडक्टेंस फाइंड करनी है। देखिए इसकी कंडक्टेंस इज गिवन है 6 8 12 5 एस क्या चीज होती है, व्हाट इज एस, S is basically Siemens. Siemens is the unit of conductance. कनेक्टेंस। हमने पढ़ा था ना, conductance is the reciprocal of resistance। और क्या यूनिट्स होते हैं इसके, इसको आप G के यूनिट्स क्या होते हैं, मोह भी होते हैं और सीमेंस भी होते हैं, S। ठीक है, याद आया। यस अब ये दोनों पैरेलल में सीरीज में है, इनका पैरेलल। ये नोड भी कॉमन है और ये नोड भी कॉमन है, तो ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में पैरेलल। रेजिस्टेंस का फार्मूला तो होता है आर इक्विवेलेंट, हमने पढ़ा था R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। लेकिन इस वक्त कंडक्टेंसेस गिवन है, कंडक्टेंसेस क्या होंगी, दोनों की क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 8 + 12 इसकी कंडक्टेंस बन जाएगी। फिर ये इसका सीरीज में है, जब सीरीज में होगा तो रेसिप्रोकल वाला फार्मूला लगेगा, ये वाला। ये कंडक्टेंस में उल्टा हो जाता है ना फार्मूला, कंडक्टेंस में फार्मूला उल्टा हो जाता है रेजिस्टेंस। फिर अगेन ये पैरेलल में आ जाएगी तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इस तरह आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों का पैरेलल, ये दोनों पैरेलल में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, फिर इसके बाद जो 5 है ये इन दोनों के साथ सीरीज में है, इसके ऊपर आप वो इक्विवेलेंट फार्मूला लगाएंगे रेसिप्रोकल वाला, और फिर 6 के साथ वो पैरेलल में है, तो आपको आर इक्विवेलेंट यहाँ से मिल जाएगी। ठीक हो गया। यस सर। अच्छा जी, अगली एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल 5, एग्जांपल 2.12 फाइंड I0 एंड V0 इन द सर्किट शोन इन फिगर 2.42a। जी ये जो है ना, ये क्वेश्चन आपको गिवन है, इसमें आपने ये I0 फाइंड करना है और ये V0 फाइंड करना है। ठीक है,
तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 6 ओम और 3 ओम ये दोनों पैरेलल में सीरीज में है, तो 6 और 3 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा 2 ओम। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 4 ओम और ये 2 ओम। अब हमने फाइंड Yes, sir. करना है वी नॉट। मुझे बताएं वी नॉट फाइंड करने का आसान तरीका क्या है? यहाँ पे वी नॉट वोल्टेज डिवाइडर, देखिए ना ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है ना, 4 ओम और 2 ओम सीरीज में है ना, ये Yes, sir. सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है ना। वोल्टेज क्या होती है Yes. कि वी नॉट इज इक्वल टू 12 टोटल वोल्टेज है डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 4 प्लस 2 है, और किससे मल्टीप्लाई होगा ये, जिसकी रेजिस्टेंस की वोल्टेज निकाल जा रहे हैं 2 ओम। ये आपको वी नॉट मिल जाएगी, देखें 2 ओवर 2 प्लस 4 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 4 वोल्ट। ठीक हो गया, ये आपको क्या मिल गई है, वी नॉट मिल गई है। दूसरा सवाल क्या था कि आपने क्या फाइंड करना है, आई नॉट करंट। ये वी नॉट समझ आ गया सबको? वी नॉट हमने कैसे निकाला है, डिवाइडर, वोल्टेज डिवाइडर हमें ये पता है कि सीरीज में रेजिस्टेंसेस हो तो वोल्टेज डिवाइड होगी, और उसका फार्मूला है टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस जिसकी वोल्टेज आप फाइंड करना चाह रहे हैं। ये 12 ओवर 4 प्लस 2 इंटू 2 आ जाएगा आपके पास 4 वोल्ट्स। ठीक हो गया। Yes, sir. अब आई नॉट फाइंड करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका ये कि आप ओम्स लॉ इस्तेमाल करें। अगर आप ओम्स लॉ इस्तेमाल करते हैं तो आई नॉट जो है वो क्या है, देखिए आई नॉट क्या है, वी ओवर आर, और वी कौन सा है, वी नॉट है। तो वी नॉट की वैल्यू हमने निकाली है अभी 4, तो 4 ओवर आर विच इज 3। ठीक हो गया। अच्छा दूसरा तरीका आप क्या है यहाँ पे, दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें, दूसरा तरीका क्या है आपके पास, दूसरा तरीका आपके पास ये है, दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप करंट डिवाइडर रूल इस्तेमाल करें। करंट डिवाइडर रूल हमें क्या बताता है, करंट डिवाइडर रूल हमें ये बताता है कि जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होंगे, जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होंगे तो करंट क्या होगा, डिवाइड होगा। ये करंट आई एंटर हो रहा है और करंट इधर और इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक हो गया, नोड ए से डिवाइड हो रहा है ना करंट। तो करंट डिवाइडर रूल कैसे लगाते हैं, आई नॉट इज इक्वल टू टोटल करंट आई ओवर रेजिस्टेंस 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय अदर रेजिस्टेंस। अभी हम करंट फाइंड कर रहे हैं 3 ओम के थ्रू, तो अदर रेजिस्टेंस कौन सी बनेगी, 6 ओम वाली, तो आई ओवर 6 प्लस 3 इंटू 6। ठीक हो गया। तो 6 ओवर 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 ओवर 3, और टोटल करंट आई कितना है जी, टोटल करंट आई निकालने का आसान तरीका है। टोटल करंट आई कैसे निकलेगा आपके पास, अगर हम यहाँ पे ओम का लगाएं तो आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, वी कितना है 12 और आर टोटल कितना है 4 प्लस 2 6। ठीक है, आई टोटल है 2 एम्पियर। यहाँ पे हम देखें करंट डिवाइडर रूल में हमने आई की जगह 2 लिख दिया, तो आपके पास करंट आ जाएगा 4/3 एम्पियर्स। ये करंट डिवीजन अप्लाई करना आ गया आपको, ये ठीक है, ये आई आ रहा है, ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, तो आई नॉट इज इक्वल टू टोटल करंट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 6 प्लस 3 इंटू रेजिस्टेंस 6। ये हमने इसका निकाल दिया टोटल। फिर इसका अगला पार्ट था पावर डिसिपेटेड इन द 3 ओम रेजिस्टर। अगर 3 ओम रेजिस्टर का वोल्टेज और करंट दोनों पता है तो पावर निकल आएगी, P इज इक्वल टू वी आई, तो V इज इक्वल टू 4 और I इज इक्वल टू 4/3, तो ये आपके पास 5.33 वाट आ जाएगी पावर। और पावर डिसिपेटेड क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि रेजिस्टर ऑलवेज अब्सॉर्ब कंज्यूम करता है पावर। बिल्कुल, इसलिए इसको डिसिपेट कह रहे हैं। कि इस एग्जांपल में कोई चीज अगर किसी को नहीं समझ आई तो पूछ ले। देखिए ना, पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू वी आई। ठीक हो गया। तो वी आई का मतलब है कि वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। वोल्टेज हमने फाइंड किया 3 ओम के क्रॉस है 4 वोल्ट्स, करंट हमने फाइंड किया 3 ओम के क्रॉस है के थ्रू है 4/3 एम्पियर। तो 4 इंटू 4/3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पावर आ जाएगी 5.33 वॉट्स। Example 2.13. For the circuit shown in figure, determine the voltage V0, power supplied by the current source, and the power absorbed by each resistor. इसको हमने सॉल्व करना है। तो इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो 6 ओम और 12 ओम के रेजिस्टर सीरीज में है, इन दोनों को ऐड करें तो ये 18 ओम बन जाएगा। ठीक है, 18 किलो ओम। अब आप देखें करंट यहाँ से एंटर हो रहा है, यहाँ और यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। ठीक हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपने करंट फाइंड करने हैं I1 और I2। करंट पैरेलल में डिवाइड होता है, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, करंट डिवाइडर अगर हम लगाएंगे I1 के लिए तो I1 के लिए क्या हो जाएगा, टोटल करंट 30 मिली एम्पेयर
डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 9 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय ऊपर 9 आएगा 18 आएगा जब हम I1 फाइंड कर रहे हैं। करंट डिवाइडर में दूसरी रेजिस्टेंस आती है ऊपर, जबकि वोल्टेज डिवाइडर में वही रेजिस्टेंस आती है जिसकी हम फाइंड कर रहे होते हैं। ठीक हो है ना, ठीक हो गया। वोल्टेज डिवाइडर और करंट डिवाइडर का फर्क यही है ना कि आपके पास न्यूमरेटर में वो रेजिस्टेंस सेम है जिसके क्रॉस आप वोल्टेज फाइंड कर रहे हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट, इसलिए करंट दूसरा आता है वहां पे। राइट, समझ आ गया पॉइंट। जैसे I1 आ गया 20 मिली एम्पेयर, सिमिलरली I2 आ जाएगा 10 मिली एम्पेयर। मिली एम्पेयर क्यों? क्योंकि जाहिर है नीचे किलो ओम्स है ना, जब किलो ओम्स से हम डिवाइड करेंगे तो ये मिली एम्पेयर बन जाएगा यहाँ पे। नोटिस दैट द वोल्टेज अक्रॉस 9 एंड 18 किलो ओम रेजिस्टर्स इज द सेम। वोल्टेज क्यों सेम है दोनों की? क्योंकि दोनों पैरेलल में है। ठीक है, तो V नॉट इज इक्वल टू IR। I1 की वैल्यू हमने निकाली है जिस तरह 20 मिली एम्पेयर, इसको हम मल्टीप्लाई कर दें या हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, I2 को R से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे। ठीक है, 9000 इंटू I1 कर लें या इससे मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास सेम वोल्टेज आएगी विच इज 180 वोल्ट्स। इसका भी पार्ट था पावर सप्लाइड बाय द सोर्स। सोर्स इसमें कौन सा है? ये करंट सोर्स है। ठीक है, इस करंट सोर्स का करंट कितना है? 30 मिली एम्पेयर, और इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी है? वोल्टेज ऑलरेडी हमने निकाल ली 180 वोल्ट। इसके क्रॉस अगर 180 वोल्ट है, इसकी क्रॉस कितनी होगी? 180 होगी ना, क्योंकि दोनों पैरेलल में है ना। सेम होगी सर। जी बिल्कुल, ये दोनों भी पैरेलल में है और ये भी साथ पैरेलल, तीनों पैरेलल में है, तो वोल्टेज इन तीनों के क्रॉस सेम होगी। तो P इज इक्वल टू VI विच इज 1.2 वाट, और ये सॉरी 5.4 वाट वो पावर है जो कि सप्लाई कर रहा है सोर्स। तीसरा पार्ट था पावर एब्जॉर्ब बाय ईच रेजिस्टर, 9 किलो ओम, 6 किलो ओम, 12 किलो ओम। इसकी रेजिस्टर्स की जब आपने पावर निकालनी है तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R या P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। अब चूंकि आपको करंट्स पता है तो आप सिंपली P इज इक्वल टू I स्क्वायर R इस्तेमाल कर लें। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें 12 किलो ओम की, इस 12 किलो ओम और 6 किलो ओम में से सेम करंट गुजरेगा ना, I2 सेम गुजरेगा ना करंट I2। यस जी सर, सर। सीरीज में सेम होगा। की वैल्यू I2 की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो I2 स्क्वायर इंटू R 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 12 किलो ओम की पावर मिल जाएगी। जब हम इसको 6 किलो ओम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 किलो ओम की पावर मिल जाएगी। फिर पावर अब्सॉर्ब्ड बाय 9 किलो ओम रेजिस्टर, I1 स्क्वायर इंटू 9K। ठीक है, I1 स्क्वायर ये जो 9 किलो ओम वाला है। ठीक है, आपको इसका करंट गिवन है I1 आपने यहाँ पे ये निकाला है 20 मिली एम्पेयर। ठीक है, इसको यूज करके कर लें, या दूसरा तरीका ये है कि आप इसको V स्क्वायर ओवर R कर लें। V आपको पता है इसके क्रॉस V नॉट 180 वोल्ट है, तो V स्क्वायर ओवर R 9 किलो ओम विल गिव यू 3.6 वॉट। तो आप करंट से कर लें या पावर वोल्टेज से कर लें, एक बात है। ठीक हो गया, तो पावर सप्लाइड 5.4 वाट और पावर एब्जॉर्ब 1.2 प्लस 0.6 प्लस 3.6, इन सब का सम जो है वो 5.4 बनना चाहिए, तब आपका पावर कंजर्वेशन लॉ भी वैलिड हो जाएगा इसके लिए।